কিশোর ভাবনা মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। सियासत की इस रंगीन बस्ती में वफादारी का मौसम बहुत छोटा होता है। यहाँ उसूलों की उम्र बहुत कम होती है और यकीन कौड़ियों के दाम में बिक जाते हैं। कल तक जो नेता अपने दल के लिए कसीदे पढ़ते नजर आते थे, आज वही किसी दूसरे झंडे के साये में नई इबारत लिख रहे हैं। बयान बदल चुके हैं, नारों से पुराने शब्द गायब हो चुके हैं। जो नेता अपनी पार्टी के लिए वफादारी का ऐलान करते थे, वो कुछ ही दिनों में बगावत पर उतर आए हैं। ऐसा ही हुआ है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हुए अभी कुल जमा 2 महीने भी नहीं बीते थे कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में बड़ी बगावत हो चुकी है। ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। टीएमसी केवल 80 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन कुछ दिन बाद पार्टी के कद्दावर नेता ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी में बगावत हो गई और 58 टीएमसी विधायकों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। ऋतुव्रत पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। लुटियंस के राजनीतिक हलकों में तो यह कहा जाने लगा कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सरकार तो बनाई ही बनाई, साथ में अब वहां पर विपक्ष भी बना रही है। अभी विधायकों की बगावत का घाव पूरी तरह से भरा भी नहीं था कि मीडिया में एक पर्ची तैरने लगी। इस पर्ची में करीब 19 टीएमसी सांसदों के नाम थे, लेकिन एक नाम पर सबकी नजर जाकर टिक गई। यह नाम था जादवपुर से टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद साथी सायोनी घोष का। सायोनी घोष का नाम जब पर्ची पर आया तो लोगों को हैरानी हुई कि भला सायोनी घोष ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कैसे कर सकती हैं। लेकिन राजनीति एक ऐसा तिलिस्म है जो बार बार आपको अपने कर्तव्य से हैरान कर देता है। कुछ ही दिन तो बीते होंगे जब सायोनी घोष ममता बनर्जी को 2029 में भारत का प्रधानमंत्री बना रही थी और कुछ ही दिन बाद जब ममता बनर्जी के हाथों से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई तो सायोनी घोष ने अपना अलग रास्ता चुन लिया। पूरे भारत की राजनीति में अचानक से मशहूर हुई सायोनी घोष का अब तक का जीवन भी बड़ा दिलचस्प रहा है। कभी बांग्ला फिल्मों के लिए काम करने वाली सायोनी ममता बनर्जी के करीब आ जाती हैं, आसनसोल से विधानसभा चुनाव लड़ जाती हैं, हार भी जाती हैं, लेकिन अगली बार फिर जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव जीतकर दिल्ली की ओर आती हैं और फिर संसद में दिए अपने भाषणों से पूरे देश में लोकप्रिय हो जाती हैं। सायोनी घोष एक समय अपने भाषणों में ममता बनर्जी का पुरजोर समर्थन करती थीं और यही सायोनी घोष देश की सरकार से सवाल पूछने और चुटकी लेने से बाज नहीं आती थीं और आरएसएस के खिलाफ भी खुलकर बोलती थीं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि यही सायोनी घोष अब ममता बनर्जी के बुरे दिनों में उनके साथ होने के बजाय बागियों के साथ खड़ी नजर आ रही हैं? आखिर क्या है सायोनी घोष के राजनीति में आने और मशहूर होने की कहानी? दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में कहानी पश्चिम बंगाल की मशहूर सांसद सायोनी घोष की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि फिल्म अभिनेत्री सायोनी घोष ने कैसे राजनीति में अपना रसूख कायम किया, सायोनी घोष कैसे ममता बनर्जी के करीब आई, त्रिपुरा की सरकार ने सायोनी घोष को गिरफ्तार क्यों किया था और आखिर चुनाव के समय ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने वाली सायोनी घोष ने चुनाव बीतते ही ममता का साथ क्यों छोड़ दिया। नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है। राजनीति की दुनिया भी कितनी अजीब है। अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों को 2 महीने भी नहीं बीते थे कि वहां बड़ा खेला हो गया। बीते 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। 294 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है। पश्चिम बंगाल में पिछली 15 सालों से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की सरकार थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी अपना गढ़ बचाने में कामयाब नहीं हो पाई। बीजेपी ने 207 सीटें जीती, वहीं टीएमसी महज 80 सीटों पर ही सिमट गई। राज्य में नई बीजेपी सरकार बनी। उस सरकार के मुखिया बने शुभेंदु अधिकारी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी। उसके बाद वो टीएमसी में आए और फिर बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। पश्चिम बंगाल की सत्ता परिवर्तन की चर्चा पूरे देश में हुई। 15 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को इस बार बंगाल की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया। आजादी के बाद पश्चिम बंगाल के इतिहास में यह पहला मौका था जब भाजपा ने राज्य में अपनी सरकार बनाई।
नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक जीत पर बंगाल की जनता को धन्यवाद दिया। मैं जीत बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं। साथियों, अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। सब कुछ तयशुदा तरीके से चल रहा था कि अचानक से कहानी में मोड़ आ गया। टीएमसी के 80 विधायकों में से 58 विधायकों ने ममता बनर्जी के खिलाफ ही बगावत कर दी। इस बगावत का प्रमुख चेहरा थे टीएमसी नेता ऋतुव्रत बनर्जी। विधायकों की बगावत को अभी एक सप्ताह भी नहीं बीते थे कि 10 जून को एक लिस्ट मीडिया के सामने तैरने लगी। इस लिस्ट में करीब 19 टीएमसी लोकसभा सांसदों के नाम थे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। साल 2024 में पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 29 सीटें जीती थीं। अब यह दावा किया जा रहा है कि इन 28 लोकसभा सांसदों में से 19 सांसद ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं। जब सांसदों की इस पर्ची पर गौर किया गया तो इसमें सायोनी घोष का भी नाम था। यह वही सायोनी घोष हैं जो आए दिन ममता बनर्जी की तारीफ करती थीं। उन्हें पश्चिम बंगाल की राजनीति का फरिश्ता बताती थीं। पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखकर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर याद आता है कि उसी को जीने का हक है जो इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। खबर तो यह भी आई कि बीजेपी ने ममता बनर्जी के सांसदों को अपने पाले में करने और ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने का जिम्मा जिन 2 सांसदों को दिया है, उनमें एक नाम सायोनी घोष का भी है। सायोनी घोष ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए कोलकाता पहुंच भी चुकी हैं। सायोनी घोष का पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति और फिर उसके बाद देश की राजनीति में अचानक से मशहूर हो जाना कोई हैरत की बात नहीं है। हालांकि देश में उनकी लोकप्रियता तो संसद में दिए गए उनके बयानों और संसद के बाहर दिए गए भाषणों से हुई। The Home Minister and the Prime Minister should work overtime and step outside their comfort zone to address the needs of the people and restore normalcy at the earliest in Manipur. Thank you. लेकिन उससे पहले वो पूरे बांग्ला रीजन में बांग्ला फिल्मों और सीरियलों से लोकप्रिय हो चुकी थी। साल 1993 में राजधानी कोलकाता में जन्मी सायोनी घोष ने कोलकाता के मशहूर साउथ पॉइंट हाई स्कूल से पढ़ाई की। सायोनी घोष जब स्कूल में पढ़ रही थीं तो उनकी दिलचस्पी स्कूल में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम में खूब रहती थी। उन्हें एंकरिंग करने का बड़ा शौक था। बाद में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद बांग्ला टीवी सीरियल्स और फिल्मों में हाथ आजमाने लगीं। साल 2011 का था। इसी साल ममता बनर्जी ने लेफ्ट के किले को पश्चिम बंगाल में ध्वस्त किया था और अपनी सरकार बनाई थी। उस समय सायोनी की उम्र करीब 18 साल थी। सायोनी ने 2011 में फिल्म शत्रु में एक छोटा सा रोल किया जिसे काफी सराहा गया। शत्रु फिल्म का छोटा सा रोल उनके टॉलीवुड फिल्मों के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद सायोनी घोष ने 2015 में राज कहानी और 2016 में ब्योमकेश और चिड़िया खाना जैसी फिल्मों में अभिनय किया। इन फिल्मों में बेहतरीन काम करने के कारण उन्हें पश्चिम बंगाल में एक पहचान मिली। फिल्मों में काम करते हुए सायोनी घोष ने राजनीतिक बहसों में भी हिस्सा लिया। हालांकि इन बहसों में वो कभी किसी पार्टी का खुलकर समर्थन करते नजर नहीं आए। साल 2021 का था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था। ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए दावेदारी कर रही थी। 2021 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम था। इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी मशीनरी बंगाल के चुनाव में उतार दी थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में कई चुनावी सभाएं की थीं। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को अपनी पार्टी टीएमसी के लिए कुछ युवा चेहरों की जरूरत थी। विधानसभा चुनाव के ऐलान के कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने सायोनी घोष को फोन किया और उन्हें बिना किसी लाग लपेट के आसनसोल से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। सायोनी घोष ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गई। उन्हें आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से टीएमसी का कैंडिडेट बनाया गया, लेकिन इस चुनाव में सायोनी घोष मात खा गईं। बीजेपी की अग्निमित्रा पाल ने सायोनी को 4400 वोटों से हरा दिया। सायोनी घोष भले ही 2021 का विधानसभा चुनाव हार गई थीं, लेकिन उनकी पार्टी टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत हासिल की थी। ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा दिया था।
इस चुनाव को ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता से जोड़ा और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में वो कामयाब रहीं। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে। हारने के बाद भी सायोनी घोष का राजनीतिक कद पार्टी में बढ़ता रहा। सायोनी ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों का विश्वास जीता और पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल से बाहर जाकर भी चुनाव प्रचार किया। उस समय टीएमसी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी। पार्टी चाहती थी कि दूसरे राज्यों में भी उसका काडर बने। इसी साल नवंबर में सायोनी घोष को पार्टी ने त्रिपुरा और असम में चुनाव प्रचार करने के लिए भेजा। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे बिप्लब कुमार देव। त्रिपुरा में जब सायोनी प्रचार कर रही थीं तो इसी दौरान वो बीजेपी की एक छोटी सी सभा के पास से गुजर रही थीं। उन पर आरोप लगा कि सभा के पास से गुजरते हुए उन्होंने खेला होबे का नारा लगाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। उसके बाद त्रिपुरा पुलिस ने सायोनी घोष को गिरफ्तार कर लिया और अगरतला के एक पुलिस थाने में सायोनी घोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सायोनी घोष का विवादों से पुराना नाता रहा है। राजनीति में आने के पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया था जिसे लेकर के काफी विवाद हुआ था। उन्होंने कार्टून एक साझा किया जिसमें कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया था। राजनीति में आने के बाद से सायोनी घोष विवादों में ही रहीं। साल 2023 की बात है। सायोनी घोष टीएमसी यूथ विंग की अध्यक्ष थीं। गौरतलब हो कि पार्टी के दूसरे नंबर के नेता और ममता बनर्जी के संभावित उत्तराधिकारी माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी के बाद सायोनी घोष को यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया गया था। वह टीएमसी के इतिहास में यूथ विंग की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। उस समय पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर भर्ती घोटाला हुआ था जिसकी जांच ईडी कर रही थी। ईडी ने इस जांच के दौरान सायोनी घोष से पूरे 10 घंटे तक पूछताछ की थी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव का जब ऐलान हुआ तो पार्टी ने सायोनी घोष की वफादारी का उन्हें इनाम दिया। पार्टी ने उन्हें जादवपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। जादवपुर लोकसभा सीट ऐतिहासिक लोकसभा सीट रही है। इसी सीट से साल 1984 में ममता बनर्जी ने दिग्गज कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और अब 40 साल बाद उसी सीट से सायोनी घोष ममता बनर्जी की पार्टी से ही मैदान में थी। सायोनी घोष ने इस चुनाव में आसनसोल वाली गलती नहीं दोहराई। उन्होंने कहा कि वह जादवपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं और वहां की स्थानीय हैं। घोष ने बड़ी रैलियों के बजाय डोर टू डोर कैंपेन किया। जब चुनाव के नतीजे आए तो सायोनी ने बीजेपी के अनिर्बान गांगुली को 2.5 लाख वोटों से हरा दिया। उसके बाद सायोनी घोष संसद पहुंची। संसद में सायोनी घोष के भाषण खूब लोकप्रिय हुए। वो शेरो शायरी में प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हैं, चुटकी भी लेने से नहीं चूकती। आज बहुत शेर बोले जा रहे थे सदन में, तो मैं भी एक शेर से शुरू करना चाहती हूँ कि तेरा इंतजार करेंगे हम, चाहे जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या हम ही ठिकाने लग जाए। सायोनी घोष ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा, भारत किससे तेल खरीदेगा, कितने दिनों के अंदर खरीदेगा, किससे दोस्ती निभाएगा, किससे दुश्मनी बरकरार रखेगा। कोई और देश का राष्ट्रपति हमें ट्विटर पे आके लेक्चर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आप उसको रोक नहीं सकते। और आप कहते हैं कि हम विरोध ना करें और हम चुप बैठे। सायोनी ने अपने इसी भाषण में प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हुए हिमांशी बाबरा का एक शेर पढ़ा कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, कि तू लाख बेवफा है मगर सर उठा के चल, दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। सायोनी अपने भाषण देने के कौशल के कारण टीएमसी की फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरी। संसद के बाहर भी चुनावी रैलियों में सायोनी घोष ने जब भी बोला मजमा लूट लिया। वो पार्टी के लिए क्राउड पुलर बन चुकी थीं। वह ममता बनर्जी की तरह ही सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहनती थीं और अपने भाषणों में बार बार ममता बनर्जी का जिक्र करती हैं। सायोनी घोष के संसद में दिए गए भाषण भी काफी चर्चा में रहे। वो मुखरता से बंगाली अस्मिता की बात करती थीं। उनकी बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर बहुत अच्छी पकड़ है। अपने एक भाषण में सायोनी ने कहा कि ये सदन जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए मंदिर है, वैसे हमारे लिए भी मंदिर है, और गणतंत्र हमारी पूजा है, संविधान हमारी गीता है। अप्रैल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ। सायोनी पार्टी के लिए घूम घूम कर प्रचार करने लगी। सायोनी घोष को ममता बनर्जी के सबसे वफादार साथी के तौर पर देखा जाने लगा। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि सायोनी ममता बनर्जी के समर्थन में मुखरता से बोलती थी। ममता बनर्जी आप जैसे मैजिक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बंगाल के लोगों के घर की बेटी है और बंगाल में अक्सर बेटियों को माँ कहकर भी बुलाया जाता है।
बंगाल के लोग कभी अपनी माँ का अपमान, अपनी बेटी का अपमान और अपनी दीदी का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन जैसे ही टीएमसी को विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली और ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता गई, पार्टी में बगावत हो गई। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और आईपैक के कारण पार्टी की हार हुई है और अभिषेक बनर्जी पार्टी में तानाशाही करते हैं। पहले 80 विधायकों में से 58 विधायकों ने ऋतुव्रत बनर्जी के साथ बगावत कर दी। पार्टी ने विधानसभा में विपक्ष का नेता सोवनदेव चट्टोपाध्याय को बनाया था, लेकिन बहुमत ऋतुव्रत बनर्जी के पक्ष में था, इसलिए उनको ही विपक्ष का नेता बनाया गया। कुछ ही दिन बाद लोकसभा में टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने स्पीकर से मुलाकात करके कहा, We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating. अभी लोकसभा में 28 टीएमसी सांसद हैं। अगर 20 सांसद अलग होकर एनडीए के साथ जाते हैं तो नियम के हिसाब से उनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये 2/3 से ज्यादा सांसद हैं। इन सब के बीच 19 सांसदों के नाम की पर्ची तैरने लगी, जिसमें सायनी घोष का भी नाम था। वैसे दावा तो शत्रुघ्न सिन्हा का भी किया जा रहा था कि वह भी बागियों के गुट में शामिल है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना बयान जारी करके ममता बनर्जी के साथ होने की बात की। उन्होंने कहा, बात यह है कि ममता जी ने जिन्होंने मेरे दुख में साथ दिया, मेरे दुख की घड़ी में साथ दिया, तकलीफ की घड़ी में मेरा साथ दिया, मैं आज उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में मैं ममता जी का साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैं जिस सिंबल पे चुनाव लड़कर आया हूं, जोड़ा फूल पे चुनाव लड़के आया, एक बार नहीं 2 बार, प्रभु के असीम अनुकंपा से, अल्लाह ताला के फजल से, वाहिगुरु के आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह विजयी हुआ। तो आज मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं ममता जी का साथ निभाऊं, तृणमूल कांग्रेस का साथ निभाऊं। लेकिन सायनी घोष कोई सफाई देते हुए नजर नहीं आई। वो नजर आई कोलकाता एयरपोर्ट पर और दावा किया गया कि वह टीएमसी सांसदों को ममता बनर्जी के खेमे से तोड़ने के लिए कोलकाता पहुंची हैं। सियासत यही तो है, यहां कब कौन किस पाले में चला जाए यह कहना बहुत मुश्किल है। सायनी घोष इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और सबसे ज्वलंत उदाहरण है। तो यह टीएमसी की मशहूर नेता और अब बागी सांसद सायनी घोष की कहानी थी, जिसे लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप दुनिया रोज बनती है कि प्लेलिस्ट में जाकर हमारे और भी एपिसोड्स को देखिए। हमें प्यार देते रहिए और कमेंट करके बताइए कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा और आप कौन कौन से किरदारों की कहानी सुनना पसंद करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।